Hi and welcome to the discrete structure of the discrete maths. This one is the last session of the chapter 12 Boolean algebra. Previous sessions पर हमने 12.4 मिनिमाइजेशन ऑफ द सर्कल्स को स्टार्ट किया. प्रीवियसली 2 सेशन पे हमने जाना कि हम सर्कल्स को किस तरह से मिनिमाइज करते हैं. प्रीवियस लास्ट सेशन पे के मैप को हमने डिस्कस किया कि के मैप फॉर 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स एंड 4 वेरिएबल किस तरह से एक्सेस किया जाता है. लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं हमने देखा कि मैप पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है. तो लिहाजा इस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए कॉइन मैक्सलेक्स की मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया, जिस मेथड के ज़रिए से आप डिफरेंट नंबर ऑफ दी वेरिएबल्स पर मौजूद बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं. तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है. फ़ाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद है. विद ईज़ इन तमाम को वॉच किया जा सकता है, जबकि इनसे रिलेटेड कंटेंट मटेरियल मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर अवेलेबल है. तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं. तो चैनल पर अगर नया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बराबर जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें हम आसानी के साथ सीखते रहें. वीडियो लाइक करो, ज़्यादा लोगों को शेयर करें. तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मॉडल या कॉइन मैक्सलेक्स की मेथड काम कैसे करता है. सो देयर इज अ क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो 4 नंबर ऑफ द वेरिएबल पर बेस करता है. ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर 4 को सॉल्व कर रहे हैं. बेस्ड ऑन दिस कंडीशन आप 5 और 6 के लिए भी सेम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे. इसके बाद यहाँ जो क्वेश्चंस जिस लॉजिक से हमें दिया गया है वो मिन टर्म का है. ठीक है, मिन टर्म क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है SOP में, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. स्मॉल m से मिन टर्म को वाजे किया जाता है, जबकि कैपिटल M से मैक्स टर्म को. यहाँ जो नंबर्स लिखे हुए हैं मिन टर्म के आगे, ये वो न्यूमेरिक नंबर हैं जिसके बेस पर आप इसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसकी कंप्लीट एक्सप्रेशन बनाई जा सकती है जिस तरह से ABC या XYZ के फॉर्म पर बनाई जाती है. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, हम इनके जो न्यूमेरिक नंबर हैं जो मिन टर्म पर मौजूद है 0, 1, 2 ऑनवर्ड 15, इसके इक्विवेलेंट बाइनरी इक्विवेलेंट बना लेंगे. तो मैंने 0 से लेकर 15 तक के तमाम बाइनरी इक्विवेलेंट बना लिए. अब 0 से 15 तक के बाइनरी इक्विवेलेंट बनाने का मतलब ये है कि 0, 0, 0, 0. तो जब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा 0 के लिए तो मैं लिखूंगा A, B, C, D और इन सब पर बार बनाया जाएगा. ठीक है, फिर प्लस साइन क्योंकि ये SOP है, फिर 1 के लिए, 3 के लिए, 5 एंड सो ऑन. तो इस तरह से ये डिफरेंट नंबर ऑफ दी ग्रुप्स में एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी. तो ये तो अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चन की. तो सबसे पहले जो भी नंबर क्वेश्चन में मौजूद होगा मिन टर्म में हम उसे बूलियन के बाइनरी के फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर लेंगे. फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2, मैं इसे स्टेप नंबर 2 कह रहा हूँ. ठीक है, और ये हमारा स्टेप नंबर 1 था. तो स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, 3 कॉलम्स बनाएंगे, ग्रुप, मिन टर्म एंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द वेरिएबल A, B, C, D. अब ग्रुप 0 के अंदर मिन टर्म पे मैंने M0 लिखा है. क्यों, देखें इस बाइनरी इक्विवेलेंट में क्योंकि ये नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो हमें एक ऐसे नंबर्स को सर्च करना होगा जिसका बाइनरी इक्विवेलेंट सबके 4 नंबर 0 के 0. अब यहाँ पर 4 टर्म जो है वो चारों के चारों बिट 0 हैं, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो चारों बिट 0 को कंटेन करता हो. लिहाजा मैंने M0 के सामने तमाम वैल्यू 0 लिख ली. ठीक है, ये मिन टर्म की बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक वैल्यूज हो गई. ग्रुप 1 पे मुझे ऐसे तमाम नंबर्स लेने हैं जिसमें सिर्फ 1 बिट 1 हो, 4 बिट में से 1 1 हो. अब अगर आप इस 1 नंबर में देखो यहाँ पर 1 बिट है और इसके अलावा 8 पे देखो तो यहाँ पर 1 बिट है. 1 कहीं पर भी हो लेकिन एक ही 1 होना चाहिए. तो मैंने लिखा M1 M1 और M8 और इनकी वैल्यूज लिख दी 0 0 0 1 1 3 टाइम्स 0. ठीक है, ग्रुप 2 में वो तमाम नंबर्स जिसके 2 बिट 1 हो, सेम एग्जाम्पल के साथ M3 M9 नंबर लिख दिया, तीनों 1 होने चाहिए. M7 M11, यहाँ से M7 M11 देखें आप, उनकी वैल्यूज 3 1 होगी. अब वो 1 कहीं पर भी हो लेकिन 3 1 एक ही नंबर सीक्वेंस पे होने चाहिए, वो लिख दिया. एंड द लास्ट वन तमाम के तमाम 1 होने चाहिए, वो हमने लिख दिया. तो ये टेबल कंप्लीट हो गई. स्टेप नंबर 2 यहाँ पर यू अंडरस्टैंड के स्टेप 2 क्या हुआ. अब हमें इसी टेबल यानी टेबल 2 को यूज़ करते हुए टेबल 3 बनानी है. लेट्स सी. तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने सेम टेबल पहले यूज़ किए जो अभी प्रीवियस स्लाइड पे मैंने दिखाया था. अब मुझे क्या करना है कि M0 की फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करना है ग्रुप 0 की वैल्यू को ग्रुप 1 के इंडिविजुअल तमाम वैल्यूज़ के साथ. यानी ये वैल्यू पहले इसके साथ होगी फिर इसके साथ. ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यूज़ इसके साथ, फिर यही वैल्यूज़ इसके साथ, फिर ये वाली वैल्यू इसके साथ और ये इसके साथ एंड सो ऑन. ये स्टेप चलते रहेंगे. लेकिन कंपैरिजन में करना क्या है, देखिए क्योंकि ये स्टेप 3 है तो इस स्टेप 3 के अंदर मुझे ये देखना होगा कि जब मैं किसी भी ग्रुप के वैल्यूज़ को सेकंड ग्रुप के किसी बिट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ
तो मुझे सिर्फ वो वैल्यूज़ यहाँ पर लिखनी होगी स्टेप 3 में जिसमें सिर्फ 1 बिट वैल्यूज़ चेंज हो रही हो। कैसे? अगर मैं इस एम नॉट की वैल्यूज़ को देखूँ तो यहाँ पर 4 टाइम्स 0 है, और जब मैं ग्रुप 1 के फर्स्ट वैल्यू से कंपेयर करता हूँ तो सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ चेंज हो रही है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, बल्कि बाकी तीनों वैल्यू सेम है। तो उसका मतलब है सिर्फ 1 वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, एम नॉट टू एम वन, क्योंकि मैंने इसे और इसे कंपेयर किया था, मैंने मैच्ड पेयर में इसके नाम लिखा क्योंकि ये टेबल का नाम है, कॉलम का नाम है स्टेप नंबर 3 पे, और इसके सामने मैंने वो मैचिंग एलिमेंट लिख दिए 3 टाइम्स 0, और जो मैच नहीं हो रहा था यानी 0 1 उसकी जगह लिख दिया स्टैटिक। समटाइम जो है सोल्यूशन में अंडरस्कोर लिखा जा रहा होता है, मैंने स्टैटिक लिख दिया। इसका मतलब ये है कि एम नॉट और एम वन को कंपेयर किया गया तो एक वैल्यू इसमें मैच नहीं हो रही थी। दैट्स गुड। ओके, अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को देखना है। तो ग्रुप 1 में से 001 को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो देखो 2 बिट्स यहाँ पर चेंज हो रही है, ठीक है। तो 2 बिट वालों को मैं नहीं लूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ 1 बिट वालों को लूंगा। अगर आप देखो एम नॉट को, इसी वैल्यूज़ को अगर मैं, क्योंकि सॉरी एम नॉट को मैंने 1 से किया है, मुझे 8 से भी तो करना होगा क्योंकि ये वाला स्टेप हो गया, ये बाकी है। अच्छा, अब इसमें देखो 0 0 0 0 0 0, सिर्फ कौन सी बिट चेंज हो रही है, ये इसे भी लिख सकता हूँ, इसे भी लिख दिया, वैल्यूज़ बता दी। ये हो गया ग्रुप 0 सॉल्व। ग्रुप 1 को अब 2 से करना है, तो अब मैं यूज़ करता हूँ M1 M3, यानी M1 को M3 से किया गया, तो M1 को M3 से किया गया, सिर्फ और सिर्फ सेंटर बिट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब मैं M1 को M3 से कर रहा हूँ तो M1 को M9 से भी करूँगा, इसी तरह से M8 को 3 से और M8 को M9 से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 बिट वैल्यूज़ मैंने लेनी है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ 3 मैच है 4 में से, क्यों? क्योंकि M8 को 3 से जब किया जाएगा ना, M8 को 3 से, ये ग्रुपिंग ये, तो यहाँ पर 1 बिट चेंजिंग नहीं होगी, यहाँ पर 2 बिट चेंजिंग होगी। यही वजह है 2 बिट चेंजिंग की वजह से हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और जहाँ पर सिर्फ 1 बिट चेंजिंग हो रही थी वही मैंने लिखा, और ये इसके सोल्यूशन। सेम लॉजिक के साथ M37 यानी ये वाले स्टेप इसके साथ कंप्लीट कंपैरिजन होगा, फिर ये वैल्यूज इसके साथ और ये इसके साथ कंपैरिजन होगी, जिस तरह से मैंने फर्स्ट और सेकंड में बताया। यही स्टेप्स यहाँ चल रहे हैं, और ये चेंजिंग बिट वैल्यूज जहाँ पर 1 बिट वैल्यूज चेंज हो रही है 4 में से, उन वैल्यूज को लिख दिया गया। होप यू अंडरस्टैंड कि स्टेप नंबर 3 पे क्या किया गया। आप वीडियो पॉज करके मजीद भी स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, राइट? ठीक। अब इस टेबल को, यानी स्टेप नंबर 3 पे जो टेबल मौजूद थी, मैंने स्टेप नंबर 3 की टेबल यहाँ लिख दी, ठीक है। और ये है हमारा स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 पे क्या है, देखें स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने 1 बिट चेंजिंग एक्सेप्ट की थी। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ग्रुप 0 में, 1 में, 2 में, 3, इनकी वैल्यूज़ के रिजल्ट को मुझे कंपेयर करना है दूसरे मैच्ड ग्रुप के साथ, और देखना है कि वो वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल हो जिसमें 2 बिट्स वैल्यूज़ चेंज हो रही हो, ठीक है। कैसे? अगर आप एम नॉट को, यानी इस एम नॉट को M1 से कंपेयर करो, यानी इसी को इसी के साथ कंपेयर करो, देखो एक वैल्यूज़ यहाँ पर मैच नहीं है तो यहाँ पर मैच नहीं हो रही, यानी ये दोनों मैच नहीं हो रही है, इसी तरह ये दोनों मैच नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यूज़ यानी मैच नहीं हो रही थी, लेकिन ऊपर भी स्टैटिक होता तो मैच होती ना, लेकिन 0 है, यहाँ पर 0 यहाँ स्टैटिक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पार्ट को मिलाकर मैं कुछ यूँ लिख सकता हूँ, स्टैटिक 0 0 स्टैटिक, क्योंकि ये स्टैटिक की वजह से मैच नहीं हो रहा है, ये स्टैटिक से मैच नहीं हो रहा है, तो ये हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन, 2 बिट्स चेंजिंग नहीं हो रही। इसी तरह से क्या मैं M8 और 9 को, अब मैं इसे इसके साथ कर चुका हूँ तो इसकी वैल्यू इसके साथ, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, यानी सेम लॉजिक जो स्टेप नंबर हमने 3 पे किया था वो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जो मैचिंग ग्रुप मैच हो रहे हैं ना, यहाँ पर देखो M0 M1, M8 M9, इन दोनों को जब मैं मैच करूंगा तो सेम रिजल्ट आएगा। ये M0 को M8 के साथ, M1 को M9 से मैच करूंगा तो सेम रिजल्ट आएगा ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ 4 वैल्यूज को जब मैंने मैच किया तो उसमें से 2 वैल्यूज के मुझे सेम ग्रुप मिल गए, ठीक है। सेम लॉजिक ग्रुप 1 के लिए, क्योंकि ये ग्रुप 0 को मैंने सॉल्व कर लिया, ग्रुप 1 से लिए अब 1 को 2 के साथ और 1 को बाइट सॉल्व भी करूंगा। तो M1 M3 M9 M11, M1 M9 M3 M11 को मैच किया तो सेम ग्रुप आए, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि इस नंबर को जब कंपेयर किया गया है इनके ग्रुप मेंबर्स के साथ, यानी 1 को 3 से देख लो आप, तो यहीं पे बात समझ में आ जाएगी। ये वैल्यूज मैच नहीं हो रही, ये और ये, बाकी दोनों मैच हो रही है। देखो 0 0 मैच हो रहा है, 1 1 मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ इस पार्ट में स्टैटिक, इस पार्ट में स्टैटिक, यही लिखा गया यहाँ पर, सॉफ्ट। सेम ग्रुप 1 के लिए भी हो गया। यही चीज़ ग्रुप 2 में लॉजिक इस्तेमाल की गई, M3 7 11 15 3 11 7 15 एंड सॉल्व, तो ये वैल्यू सॉल्व हो गई। अब स्टेप नंबर 4 पे हो गया।
अब आप एक चीज़ देखोगे कि वैल्यूज श्रिंक होती जा रही हैं, यानी स्टेप नंबर 1 2 पे टेबल की क्वांटिटी इस तरह थी, 3 पे ये हो गई, 4 पर मजीद श्रिंक हो गई। अब इस 4 स्टेप्स को जो यहाँ पर सॉल्व हुआ है, मैं इसे यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, ये स्टेप नंबर 4 है। अब इसे फाइनलाइज टेबल की तरफ मूव किया गया। कैसे? अगर मैं स्टेप नंबर 5 शो करूँ, शॉर्ट में यहाँ पे मैं सिंपल 5 लिख ले रहा हूँ, तो मैंने टेबल बनाई, ग्रुप, मैच पेयर, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड मिनिमाइज्ड फॉर्म यहाँ लिख रहा हूँ। क्यों? देखो, सेम जो ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद थे, ये जो ग्रुप मौजूद था, मैंने यहाँ पर मैच पेयर पे लिखा। इन मैच पेयर में वैल्यूज ये दोनों थी, दोनों लिख दिया। अगर ABCD के फॉर्मेट पे देखो तो A स्टैरिक है और D स्टैरिक है, और ये 0 0 B एंड C को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ये SOP फॉर्म है तो B बार C बार मैं लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया B बार C बार। दैट्स इट। इस ग्रुप को उठाया मैंने, ग्रुप 1 को, ग्रुप 1 की तमाम वैल्यूज मैंने लिखी यहाँ पर, और वैल्यूज लिखने के बाद जो रिप्रेजेंटेशन है, ये A स्टैरिक, ये C स्टैरिक, तो B और D बच गया। B 0 है तो B बार के साथ D, क्योंकि ये दोनों सेम ग्रुप है तो मैं वंस में लिखूंगा। दैट्स इट। थर्ड वाले के साथ भी यही किया, थर्ड की वैल्यूज लिखी C और D। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइम इंडिकेशंस आ गई, ये वैल्यूज आ गई जो मिनिमाइज होने के बाद ग्रुप के फॉर्म पे हमें स्टेप नंबर 5 पे मिल रही है। दैट्स इट। अब जब स्टेप नंबर 5 पे ये टेबल्स यानी ये पार्ट मुझे मिल गया, तो इस पार्ट को अब मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चंस के मिन टर्म की वैल्यूज से सीक्वेंस वाइज लिखूंगा। ठीक है, प्राइम इम्प्लीकेंट ये वैल्यूज थी, ये जो स्टेप है वो प्राइम इम्प्लीमेंट कहलाती है, यानी सीक्वेंस ऑफ दी वैल्यूज जो हमें मिनिमाइज होने के बाद मिल रही है। अब इनके सामने इनकी जो मिन टर्म की वैल्यूज थी वो लिखी जा रही है, यानी BC मुझे किस तरह से मिल रहा है, ABCD के इन एलिमेंट से मिल रहा है। तो ये एलिमेंट कौन कौन से देखे, 0 1 8 9, जहां जहां पर मौजूद थे मैंने X बना दिया। फिर B और D मुझे 1 3 9 11 के जरिए से मिला, जो नंबर्स थे वो मैंने क्रॉस बना दिया। C और D 3 7 11 15 से मिला, जहां जहां थे क्रॉस बना दिया। अब हमें ये समझना है कि जहां जहां क्रॉस थे वो तो लिखा, लेकिन सर्कल मैंने यहाँ पर इसे क्यों किया, कुछ क्रॉस को मैंने सर्कल किया। अब इसे समझते हैं, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है। सो ये सेम टेबल है जो प्रीवियस स्लाइड पे मैंने दी। फ्रॉम द प्राइम implicants we can check the min terms involved, like for the first one of the min term involved are 0 1 8 9, यानी min term जो involved थे वो मैंने यहाँ लिखा। and we will put across if it's appear in a min term group in a problem, यानी अगर वो min term problem में occurs थे तो वहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दिया। then we need to identify the putting a circle if the mid term is appearing only once, यानी अगर वो min term only once appear हो रहे हैं वो नंबर्स के बिहाफ पर, तो मैंने उन पे सर्कल कर दिया। यानी ये सिर्फ वंस अपेयर हो रहे हैं, इनको सर्कल कर दिया, इन्हें किया, इसे और इसे, बाकी वन से ज्यादा हो रहे होंगे। सो द मिन टर्म इन्वॉल्व इन अ सेकंड ड्रॉ दीज नंबर आर नॉट एसेंशियल प्राइम इम्प्लीमेंट, यानी 1 3 9 11 जो है वो प्राइम इम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, एसेंशियल नहीं है, सिंस ईच ऑफ देम हैज ऑलरेडी अपीयर्ड इन अ फर्स्ट और द थर्ड ड्रॉ, यानी इनमें से कुछ नंबर ऐसे हैं जो सेकंड पर आ रहे हैं, या तो 1 में मौजूद है या वो थर्ड में मौजूद है। कैसे? देखो, 1 मौजूद है ऊपर, 3 9 3 सेकंड में मौजूद है, 9 भी फर्स्ट में मौजूद है और 11 भी सेकंड में मौजूद है, क्योंकि रिपीट हो रही है। और हम मिनिमाइजेशन पे हमेशा ये देखते हैं कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, उसका मतलब है हमारा पर्पस खत्म हो रहा है कि हम सर्किट को मिनिमाइज नहीं कर पा रहे। तो जब वो रिपीट हो रहे हैं तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, यही वजह कि हमने उसको इग्नोर किया। सो द फाइनली द मिनिमाइज एक्सप्रेशन कैन बी रिटन और कैन बी गिवन बाय इन दिस फॉर्म, यानी हमने B बार C बार को लिया और C और D को लिया, जबकि B D को हमने यहाँ से हटा दिया क्योंकि उसकी वैल्यूज रिपीट हो रही थी। तो दिस इक्वेशन is represent the minimized format of these question, which is essentially having the 4 number of the variables and they're the count of the expression in this 3 6 7 8, यहाँ पर 8 काउंट था इनका, जो कि श्रिंक होने के बाद only 2 pairs में कन्वर्ट हो चुका है। तो hence we have seen that how to obtain the minimized expression by using the Cohen-Maksky method. The same procedure can be checked for solving problem solving including 4 and 5 numbers, 5 or 6 number of the variables. Hope you understand. मैंने least number of the minutes के अंदर कोशिश की सेशन को कवर अप करने की, ताकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझना हमारे लिए आसान हो। सबसे पहले अगर मैं रिकॉल करूं तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया जा सकता है, मिन टर्म के फॉर्मेट पे हमने अंडरस्टैंड किया, बाइनरी इक्वल निकाला और स्टेप 2 के अंदर हमने टेबल बनाई जो कि ग्रुप मिन टर्म एंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पर बेस करता था। फिर हम ग्रुप वाइज नंबर्स को कंपेयर करेंगे और उन्हीं नंबर्स को लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में जिसमें 1 बिट चेंजिंग हो रही हो, बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यू सेम हो, यानी 3 टाइम्स 0 के बाद सिर्फ लास्ट वैल्यू चेंज हो रही है सेकंड वाले से, तो हम उसको ग्रुप करके एक
में लिख सकते हैं और उसके ग्रुप पेयर यहाँ पर बताएंगे जैसे बताया। फिर स्टेप नंबर 4 में उन अबव ग्रुप्स को दूसरे ग्रुप के मेंबर से कंपेयर करेंगे और सिर्फ उन्हीं नंबर्स को लिखेंगे जैसे में 2 बिट्स वैल्यूज चेंज हो रही हैं। और स्टेप नंबर 5 के अंदर हम मिनिमाइज फॉर्म लिखेंगे ग्रुप वैल्यूज़ का, कि वो जो मिनिमाइज होने के बाद वो ग्रुप फैमिलीज़ या वेरिएबल्स के फॉर्म पे क्या हो सकते हैं। जब वो वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम उनके मिन टर्म इन्वॉल्व वैल्यूज़ को लिखते हैं और उस इन्वॉल्व वैल्यूज़ को प्राइम इम्प्लीमेंट से इग्नोर कर देंगे जिसकी वैल्यूज़ फर्स्ट या थर्ड में रिपीट हो रही हो, या अगर मोर देन 2 वैल्यूज़ होती यानी BC BD CD और AB होता तो उनमें से हम उसी को ही सिर्फ रिमूव कर रहे होते जिसकी वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती किसी और दूसरे मिन टर्म के साथ। जैसे यहाँ पर BD यानी सेकंड्स की रिपीट हो रही, उसे हमने रिमूव किया। और उसके बाद जहाँ पर हम सर्कल क्रॉस को सर्कल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपके मिन टर्म पे सिर्फ वंस अपेयर हो रहा था। जब हमने B बार D को इग्नोर किया तो हमारे जो फाइनलाइज टर्म आई मिनिमाइज फॉर्म पे वो आ गई y इक्वल टू B बार C बार प्लस CD, एंड दैट इज चूज द मिनिमाइज फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन यूजिंग अ Cohen-Maksky method. Hope you understand everything of this session, and that's the end of the Boolean expression or the Boolean algebra. Hope you understand everything according to the books chapters, जिसमें हमने एक एक टॉपिक को कवर अप किया अकॉर्डिंग टू द लॉजिक एंड अकॉर्डिंग टू द बुक इंस्ट्रक्शंस। फिर भी कोई चीज़ अगर आपको एडिशनली चीज़ रिक्वायर्ड है जो आप बुलियन एक्सप्रेशन या अलजेब्रा में हमने डिस्कस नहीं किया, मुझे ज़रूर बताएं ताकि उस चीज़ को भी जो है शामिल किया जा सके। एंड अकॉर्डिंग टू द बुक एक एक चीज़ें इसमें कवर अप करने की मुकम्मल मैंने कोशिश की है जो कि रोज़न की बुक से। लास्ट टॉपिक था हमारा 12.4 में। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम चैप्टर 13 जो कि लास्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली द डिस्क्रीट मैथ्स और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट से। अगर आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ रहे होंगे या ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस के अंदर तो 13 चैप्टर्स मैं समझता हूँ कि बैकबोन की हैसियत रखता है उस चैप्टर के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए। तो नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। इसी तरह से जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से मोटिवेशन बनी रहे। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। सी यू देयर।